नवंबर 2013 एक मोटरसाइकिल सवार जब मोजावे रेगिस्तान से गुजर रहा था तभी उसकी नज़र रेत पर पड़ी एक छोटी सी खोपड़ी पर गई। फिर कुछ ही दूरी पर रेत के नीचे छिपी दो कब्रें जिनमें से बरामद हुई 4 डेड बॉडीज। इसी बीच वो आदमी माइक मैक्सटे नाम के शख्स को कॉल करता है और पूछता है कि क्या आपके भाई की कभी कोई हड्डी टूटी थी। ये सुनते ही माइक का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वो जानता था ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। 3 साल पहले उसका भाई जोसेफ अपनी पत्नी समर और 2 मासूम बेटों के साथ अचानक बिना किसी निशान के लापता हो गया था और ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसने पुलिस, आम जनता और देश भर के कई इन्वेस्टिगेटर्स को उलझा कर रख दिया था। जोसेफ मैक्सटे और समर अपने 2 बच्चे 4 साल का जियानी और 3 साल का जोसेफ जूनियर के साथ कैलिफोर्निया के सैन सेलेमेंटे में रहते थे। ये परिवार एक बिल्कुल सिंपल और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। घर, समुद्र तट के किनारे और एक छोटा सा अपार्टमेंट जहां वो अक्सर सर्फिंग करने जाते थे और कभी कभी एक साथ बाइकिंग का आनंद भी लेते थे। 40 वर्षीय जोसेफ एक सक्सेसफुल कंपनी के ओनर थे जहां उनकी कंपनी का नाम अर्थ इंस्पायर्ड प्रोडक्ट्स था जो सजावटी फाउंटेन्स बनाती थी। समर एक लाइसेंसी रियल एस्टेट एजेंट थी और उसे समर मार्टोली के नाम से भी जाना जाता था। घर में उनके साथ 2 पालतू कुत्ते भी थे। समय के साथ उन्होंने लगभग 45 मिनट की दूरी पर फॉलब्रुक में एक नया घर खरीद लिया। समर रियल एस्टेट एजेंट थी और उन्हें यह घर करीब $3,20,000 में मिला। घर खरीदने से पहले जोसेफ ने एक वीडियो भी शूट किया था जिसे बाद में उसने YouTube पर पोस्ट भी किया, जिसमें जोसेफ पीछे की पहाड़ियों की खूबसूरती के बारे में बात करता है। There's a decent sized yard here for sure. Fruit trees. This is cool. Look how big the side yard is. I can do a lot over here with the boys. ये घर खरीदने के पीछे उनका एक और मकसद था ताकि घर को अच्छी तरह से मेंटेन करके उसे अच्छे दाम में बेचा जाए और वापस समंदर के किनारे यानी सैन सेलेमेंटे में वापस लौट जाए। लेकिन इस नई शुरुआत से पहले ही किसी को अंदाज़ा भी नहीं था ये खुशहाल परिवार कुछ ही समय में एक रहस्यमय कहानी का हिस्सा बनने वाला है। 4 फरवरी 2010 पूरा परिवार अचानक बिना किसी निशान के लापता हो गया। कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं और कोई मैसेज नहीं और उन्हें किसी ने देखा भी नहीं। आसपास के लोग भी कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। जोसेफ का भाई माइक भी उन्हें बार बार कॉल कर रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। माइक को लगा कि शायद उसका भाई जोसेफ फैमिली के साथ प्रेसिडेंट डे के वीकेंड की छुट्टी पर गया है, लेकिन 7-8 दिन तक कोई भी संपर्क ना होने पर वो जोसेफ के घर गया। घर के बाहर सब कुछ अजीब तरह से शांत था। घर के पालतू कुत्ते भी बैकयार्ड में भूखे थे जैसे उन्हें काफी समय से खाना नहीं दिया गया हो। दरवाजा बंद था लेकिन एक खिड़की बिना ताले की थी। माइक उसी खिड़की से अंदर घुसा और घर के अंदर का मंजर देखने लगा। उसने देखा कि रसोई में काउंटर पर खाना वैसे ही रखा हुआ था जैसे किसी ने उसे बीच में ही छोड़ दिया हो। माइक को ये कोई छुट्टी पर जाने जैसा नहीं लग रहा था और उसने तुरंत सैन डिएगो काउंटी शेरिफ के अधिकारियों को पूरे परिवार के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। घर के अंदर हर चीज़ को बारीकी से देखा गया। रसोई के काउंटर पर अंडों का एक कार्टन पड़ा था, उसके पास ही एक सड़ा हुआ केला। वहीं लिविंग रूम में पॉपकॉर्न के कटोरे वैसे ही रखे हुए थे और पास ही समर का चश्मा भी पड़ा मिला। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर वो खुद गए थे तो फिर इतनी जल्दी में क्यों? इन्वेस्टिगेटर्स बहुत हैरान हो गए थे क्योंकि ये मामला उन्हें बहुत उलझा हुआ लग रहा था। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू किए तो उन्हें 4 फरवरी शाम के 7:47 पर एक पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में परिवार की सफेद रंग की इसूजू ट्रूपर कार गुजरते हुए दिखी। हालांकि कैमरे में सिर्फ कार का निचला हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। कैमरे में ये नहीं दिख रहा था कि कार में कौन है।
कार की खोज चलती रही और आखिरकार मैकिस्टे फैमिली की सफेद ईसुजू ट्रूपर कार मिल गई। इस गाड़ी को मैक्सिको के सीमा पर मिली एक लावारिस गाड़ी के रूप में पहचाना गया था और 8 फरवरी की रात को करीब 11 बजे इसे सैन सिड्रो के एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग से टो करके ले जाया गया था। पार्किंग के कर्मचारियों ने बताया कि उनके अनुसार ये एसयूवी उसी दिन शाम करीब 7 बजे से वहां खड़ी थी। इस खोज के बाद जांचकर्ताओं को एक नया शक हुआ, क्या परिवार खुद ही मैक्सिको चला गया था? जब इन्वेस्टिगेटर्स ने परिवार की ईसुजू ट्रूपर कार को इन्वेस्टिगेट किया तो अंदर का मंजर काफी कुछ बता रहा था। गाड़ी के अंदर 2 चिल्ड्रन सीट्स बंधी हुई थी। पीछे की सीट पर कुछ नए टॉयज रखे हुए थे। इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को लेकर काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें घर की तलाशी के समय मैकिस्टे फैमिली के पर्सनल कंप्यूटर पर कुछ ऐसी बातें पता चली जो सोचने पर मजबूर कर रही थी। फिर जांचकर्ताओं को कुछ ऐसे सबूत मिले जो ये इशारा कर रहे थे कि शायद परिवार खुद ही मैक्सिको जाने की प्लानिंग कर रहा था। 27 जनवरी यानी उनके लापता होने से 8 दिन पहले किसी ने उनके कंप्यूटर से about.com पर जाकर मैक्सिको में बच्चों के साथ यात्रा करने के लिए पासपोर्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी ली थी। ये सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर्स को उलझा रही थी और उससे 1 महीने पहले समर स्पेनिश लर्निंग सॉफ्टवेयर खरीदने के बारे में सर्च कर रही थी। पुलिस अधिकारियों का ये कहना था कि यह मिसिंग केस उन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज कर रहा था। 23 फरवरी 2010 जांच एकदम आगे बढ़ी। इन्वेस्टिगेटर्स इंटरपोल को अलर्ट करते हैं ताकि मैक्स्टे परिवार पर नजर रखी जा सके जो शायद मैक्सिको में ट्रैवल कर रहे हों। 5 मार्च 2010 पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज जारी करते हैं। इस वीडियो में कुछ लोग मैकिस्टे परिवार जैसे दिखते हैं जो हाथ में हाथ डालकर एक पेडेस्टेरियन गेट के जरिए मैक्सिको में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। ये फुटेज 8 फरवरी की शाम करीब 7 बजे का था। क्या ये सच में मैकिस्टे फैमिली ही थी या फिर सिर्फ एक लुक लाइक इल्यूजन जो इन्वेस्टिगेटर्स को गलत दिशा में ले जा रहा था? 19 जून 2010 ये मामला अब सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं रहा था, इसे अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में दिखाया गया था। और यही नहीं बल्कि लापता परिवार के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए $25,000 का रिवॉर्ड भी घोषित किया गया था। कुछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने यह दावा किया कि मैकिस्टे फैमिली मैक्सिको चली गई है और इसके बाद करीब 3 सालों तक मामला ऐसे ही ठंडा रहा। लेकिन नवंबर 2013 करीब 3 साल बाद इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मोटरसाइकिल सवार जब सुनसान इलाके से गुजर रहा था तभी उसकी नज़र एक छोटी सी खोपड़ी पर पड़ी और पास में ही मिली 2 कब्रें जिनमें से बरामद हुई 4 डेड बॉडीज। ये जगह विक्टर विले के बाहर 15 फ्रीवे से दूर एक पूरी तरह सुनसान इलाका था। कुछ ही समय के बाद इन अवशेषों की पहचान हुई और ये सच सामने आया कि ये 4 डेड बॉडीज मैकिस्टे फैमिली की ही थी। जो परिवार सालों पहले बिना किसी निशान के लापता हो गया था, अब वो रेगिस्तान के रेत के नीचे हमेशा के लिए दफन मिला। लेकिन इस खोज के साथ एक और खौफनाक सच सामने आया। डेड बॉडीज के साथ एक जमीन में दबा हुआ हथौड़ा भी मिला। जांचकर्ताओं के मुताबिक इस हथौड़े का इस्तेमाल पूरे परिवार का मर्डर करने में किया होगा। यानी ये बस एक मिसिंग केस नहीं था बल्कि एक बेहद ब्रूटल क्राइम। मैकिस्टे फैमिली के रिश्तेदार पहले से ही दुखी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि मैकिस्टे फैमिली जिंदा तो होगी। लेकिन इस खोज के बाद वो सदमे में चले गए। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर मैकिस्टे फैमिली के साथ ऐसा किया तो किया किसने? जांच के दौरान एक नाम सामने आया, जोसेफ का बिजनेस एसोसिएट चार्ल्स चेज मेरिट। शुरुआत में मेरिट लापता परिवार को खोजने के लिए सबसे बड़े समर्थकों में था। यहाँ तक कि 2014 में एक केबल न्यूज़ इंटरव्यू में उसने मैकिस्टे फैमिली के गायब होने पर खुलकर दुख भी जताया था। जांच आगे बढ़ती है और अब कहानी में एक नया एंगल सामने आया। मेरिट ने बताया कि परिवार के लापता होने वाले दिन उसकी और जोसेफ की मुलाकात हुई थी।
लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि उस मीटिंग के दौरान जोसेफ ने मेरिट को अपने डेकोरेटिव फाउंटेन बिजनेस से निकाल दिया था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक मेरिट पर जोसेफ के करीब $42,000 बकाया थे और इतना ही नहीं, उसने बिजनेस अकाउंट से खुद के नाम के कई चेक्स भी लिखे थे जिनकी तारीख 4 फरवरी 2010 थी। ये वही दिन है जब पूरा परिवार लापता हो गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे मेरिट की पर्सनल लाइफ के बारे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। मेरिट को जुए की एडिक्शन थी और वो अक्सर कैसीनोज में जाता रहता था और वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च करता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि मेरिट उस इलाके से भली भांति परिचित था, वही इलाका जहाँ मैकेस्टे परिवार की डेड बॉडीज दफनाई गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अब भी बाकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार परिवार के गायब होने के 2 दिन बाद मेरिट का फोन उसी सेल टावर लोकेशन के पास ट्रेस हुआ जहां परिवार को दफनाया गया था। अब ये बस एक शक ही नहीं था बल्कि लोकेशन बेस्ड एक एविडेंस बन चुका था। मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और अदालत में मेरिट अपनी डिफेंस पेश करता है। पूरी सुनवाई के दौरान मेरिट लगातार अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। उसका कहना था कि हत्याओं के समय वह अपने घर पर ही था। मेरिट ने यह भी कहा कि जोसेफ ने उसे कभी जॉब से निकाला ही नहीं था। उसके वकीलों ने भी कई दलीलें पेश की, यानी अदालत के सामने अब 2 डिफरेंट कहानियां थी। एक तरफ मजबूत एविडेंस और दूसरी तरफ मेरिट का डिफेंस। लेकिन आखिरकार मेरिट की डिफेंस अदालत में टिक नहीं पाई। जूरी ने उसे चारों हत्याओं का दोषी करार दिया और परिवार के लापता होने के करीब 1 दशक बाद 2019 में उसे मौत की सजा सुनाई। कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी पर रोक लगी हुई है, इसलिए मेरिट अब सैन डिएगो जेल में बिना पैरोल के अपनी सजा काट रहा है और आज तक वो अपने निर्दोष होने का दावा करता है। जोसेफ और समर के रिलेटिव्स कहते हैं कि ये उनके लिए एक टूटे हुए दिल के साथ जीने जैसा है और ये एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भर सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब AM रियल टॉक, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं।